Hello students. In the previous video we have discussed about the some common forces which work in mechanics, and out of that forces now we are going to discuss one of the force known as friction. So let's see what is friction. Dear students, friction is the force which work between the contact of two body. Let's suppose we have a surface. Okay, ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, ये एक टेबल भी हो सकती है जिसके ऊपर एक बुक रखी है, ये सरफेस एक रोड भी हो सकती है. ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक सरफेस है, वी हैव अ सरफेस, और इस सरफेस पर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, कैसे, रेस्ट पर. क्लियर हो गया. चलिए, तो हम एक सिचुएशन इमेजिनेट करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. क्लियर हो गया. अब हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना. ये हमारे डेली लाइफ का रूटीन है. कई बार क्या होता है, कोई चीज रखी होती है, हम उसको पुश करते हैं और उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. हम चाहते हैं ऐसा कई बार कि हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं. कब? उस पर फोर्स लगाते हैं. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ऑन अ सरफेस और ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर. तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड अप्लाई करेगा अपना वेट, और ये सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट को एक रिएक्शन क्या प्रोवाइड कराएगा. ये हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ड्यू टू विच फोर्स ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट. ओके, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया. वी अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स लगाने के बाद भी हम देखते हैं कि बॉडी मूव नहीं करती है. ऐसा कई बार होता है कि वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स exist on the surface, and when we apply a certain force we see the object does not move. अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई हमने फोर्स नहीं लगाया. हमने फोर्स लगाया है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि भाई वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. तो क्वेश्चन ये आता है कि चलो ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं करेगा, हमारा फोर्स किधर गया. क्वेश्चन यहां आता है कि भाई हमने जो फोर्स लगाया वो किधर गया. क्लियर हो गया. समझिए, when a certain force is applied on a body जो क्या है, रेस्ट में. When a certain force is applied on a body and body does not move, body move नहीं करती है, या body remain at rest, doesn't move, it remain in rest. हमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं करती है, तो ये तो समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारा फोर्स गया कहां, वेयर इज आवर फोर्स लॉस्ट. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एक खास बात होती है कि कभी भी कोई चीज लॉस्ट नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, यूज होता है. तो यही बात है कि भाई ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहा. क्यों रहा? क्योंकि उसने कोई फोर्स महसूस ही नहीं किया होगा. अगर ऑब्जेक्ट फोर्स महसूस करता तो वो चलने लगता, मूव करता, लेकिन हमने फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं करती है. तो बॉडी मूव नहीं किया, बॉडी फोर्स लगाने से पहले भी रेस्ट में था, और जब हमने फोर्स लगाया उसके बाद भी बॉडी क्या है, रेस्ट में. यानी बॉडी ने हमारे फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसने उसको महसूस ही नहीं किया. तो क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो फोर्स अप्लाइड था वो गया कहां,
तो पता चला कि ये जो बॉडी है और ये जो सरफेस है, इनका जो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट एरिया से एक फोर्स चलता है पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और इस फोर्स को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारे अप्लाइड फोर्स को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए जो बॉडी है वो कोई भी फोर्स महसूस नहीं करती। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या बॉडी ने दिया? नो, ये प्रोवाइड कराया सरफेस ने। किसने प्रोवाइड कराया? सरफेस ने। क्लियर हो गया? तो इट रिमेन इन रेस्ट। क्यों रेस्ट पर है, अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, opposing force in opposite direction of applied force, opposing force in opposite direction of applied force act known as opposing force in opposite direction of applied force, opposite direction and parallel to the surface। एक opposing force होता है, कैसे? opposing in opposite direction of in opposite direction of applied force and parallel to the surface। ठीक है, एक अपोजिंग फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? अप्लाइड फोर्स के। और क्या होता है? सरफेस के पैरेलल होता है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द सरफेस प्रोवाइडेड बाय द सरफेस। और कौन देता है उसको? सरफेस देता है। नोन एज फ्रिक्शन, और उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन नाम देते हैं। दिस फ्रिक्शन कैंसिल आउट, ये जो फ्रिक्शन है ये कैंसिल आउट कर देता है। दिस फ्रिक्शन कैंसिल आउट आवर अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू विच बॉडी remain in rest even after a applied force। क्या मजेदार बात है कि फोर्स लगाया हमने बॉडी पर, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी क्या रहती है? रेस्ट पर। तो रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी जिस सरफेस पे बैठा हुआ है वो सरफेस अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में और सरफेस के पैरेलल एक फोर्स देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन क्या काम करता है? हमारे अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है। या तब हमें पता चला कि भाई हमारा अप्लाइड फोर्स कहां गया। तो हमने जो फोर्स लगाया था वो एक अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन ने क्या कर दिया था? कैंसिल आउट किया था। दैट्स व्हाई बॉडी रिमेन इन रेस्ट इवन आफ्टर द फोर्स। तो ये बात लोगों के दिमाग में समझ में आ गई कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बॉडी रेस्ट पर है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी खिसकती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है? तो उसका रीजन सबको पता चल गया कि जैसे हम फोर्स लगाते हैं वो बॉडी जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो सरफेस एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देता है equal to the applied force, due to which they will get cancel out and the body remain in rest। क्या ये बात समझ में आ गई? अब
बात ये आई कि क्या हम ऐसा होगा कि भाई हम जितना भी फोर्स देंगे सरफेस उतना ही फ्रिक्शन देगा। हमने कहा भाई हमने 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन, सरफेस ने भी 1 न्यूटन लगाया, हमने 2, सरफेस ने भी 2 न्यूटन। क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं। एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिसके बाद फ्रिक्शन, देखिए समझना इस फ्रिक्शन की मजेदार बात, हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या सरफेस फ्रिक्शन देगा? नहीं। फ्रिक्शन तभी आता है प्यारे बच्चों जब अप्लाइड फोर्स होगा। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0। यानी फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। समझिए, फ्रिक्शन हमेशा नहीं होता, फ्रिक्शन तभी होता है जब कौन आएगा? अप्लाइड फोर्स। इफ अप्लाइड फोर्स इज 0, फ्रिक्शन इज 0। क्लियर हो गया? हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, सरफेस ने कितना दे दिया? 1 न्यूटन फ्रिक्शन। हमने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, सरफेस ने कितना दे दिया? 2 न्यूटन फ्रिक्शन। हमने 3 न्यूटन अप्लाई किया, सरफेस ने कितना दे दिया? 3 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, सरफेस भी क्या करता है? अपना फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल। वो बदलता है। कब बदलता है? जब हमारा अप्लाइड फोर्स बदलता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज होगा, फ्रिक्शन भी क्या होगा? चेंज। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है। मान लीजिए हमने अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। अप्लाइड फोर्स 1, फ्रिक्शन फोर्स 1। अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन, और हम देखते हैं बॉडी चलने लगी। यानी ये जो फ्रिक्शन है इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू वो किस बात पे डिपेंड करती है? सरफेस के नेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? सरफेस के नेचर पे। तो फिलहाल तो अभी हमने ये समझा कि भाई फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन व्हेन वी हैव अ टू बॉडी इन कांटेक्ट, व्हेन वी हैव अ टू बॉडी। चलिए, तो क्या ये बात सब समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन को, ये तो हमने बातें पढ़ी, लेकिन अगर हमें फ्रिक्शन को डिफाइन करना पड़े तो फ्रिक्शन है क्या प्यारे बच्चों? एक्चुअली फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। क्लियर होगा बात? फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स, और उसका नेचर क्या है? अपोजिंग। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स which always have a nature, जिसका हमेशा क्या होता है? एक नेचर होता है। फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स which always have a nature। क्या नेचर होता है? to oppose the motion। बड़ी मजेदार बात है, इस चीज को समझिए। टू अपोज द मोशन, यानी बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला देगा, और चली हुई है तो रोक देगा। सुनने बड़ा अजीब लगेगा ये बात कि फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन हमेशा रोकता नहीं है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, दुनिया में अगर कोई चीज रेस्ट पे है और जब वो रेस्ट से चलती है तो उसका रीजन भी क्या होता है? फ्रिक्शन ही होता है। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको चला नहीं। दुनिया में कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है ना और वो चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से चलती है, और अगर चल रही है तो रुकती भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन दो काम करता है, मोशन को स्टार्ट करता है और मोशन रुकी हुई चीजों को चला देता है और चलती हुई चीजों को रोक देता है। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो इसका हमेशा नेचर क्या होता है? विच ऑलवेज हैव अ नेचर टू अपोज द मोशन। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दिस इज द फ्रिक्शन। अब इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? नंबर 1, ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होगा? अपोजिट होगा।
नंबर 2, ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा, हमेशा सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझना भाई। नंबर 3, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। जरूरी नहीं है कि देखिए हमारे नेचर में वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, अलग अलग तरह की, वो सॉरी, इन आवर नेचर वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस, अलग अलग सरफेस होती हैं। तो जरूरी नहीं है सभी सरफेस सेम फ्रिक्शन दे। जैसे अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो अगर सड़क है, पक्की सड़क है, डामर रोड है, तो उस पर साइकिल चलाना, अगर मैं आपको कहूं कि वी हैव द 3 रोड, एक डामर की रोड है, एक मिट्टी की रोड है और एक रेत है, तो बताइए साइकिलिंग कहाँ इजी होगी? तो आप कहेंगे सर डामर वाली रोड जो है, पक्की रोड जो है, उस पर साइकिलिंग इजी हो जाएगा। उससे थोड़ी तकलीफ किसमें आएगी? मिट्टी वाली, जो मिट्टी वाली सड़क है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जो रेत वाली है उसमें तो आप चला ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ से मिला? रेत में। और सबसे कम फ्रिक्शन किसमें मिला? जो पक्की सड़क है। तो यानी सर देखिए ऑब्जेक्ट एक ही है साइकिल, लेकिन उसका मोशन किसने डिसाइड किया? सरफेस ने। कुछ सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन देते हैं, कुछ सरफेस कम फ्रिक्शन देते हैं। तो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा, सरफेस के पैरेलल होगा, और किस बात पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस पे। क्लियर हो गया? तो ये था फ्रिक्शन और ये है फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आता क्यों है, क्यों सरफेस ने फ्रिक्शन दिया। लेट्स आगे बढ़ते हैं। होप यू हैव रिटन दिस, ये लिख लिया होगा आपने, मिटा दें। चलिए व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये आपसे पूछ लिया जाता है। कॉज ऑफ, ये फ्रिक्शन आया ही क्यों। ठीक है, तो फ्रिक्शन को लेके दो व्यू हैं, एक जो पुराने साइंटिस्ट सोचते थे और एक जो मॉडर्न व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ओल्ड व्यू, पुरानी बातें देखते हैं कि पहले साइंटिस्ट क्या सोचते थे। तो वहां यह देखा गया, साइंटिस्ट लोग क्या कहते थे कि मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, ये हमारे क्या हो गई? सरफेस। तो सरफेस हमें देखने में तो क्या लगती है? स्मूथ लगती है, लेकिन प्यारे बच्चों एक्चुअली सरफेस स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। सरफेस होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमें बॉडी की सरफेस भी कैसे लगती है? स्मूथ लगती है, लेकिन एक्चुअली उसमें भी क्या होती है? इरेगुलरिटीज होती हैं। ये क्या होती है? इरेगुलरिटीज। तो पुराना व्यू क्या था? पुराने साइंटिस्ट क्या सोचते थे? पुराने साइंटिस्ट कहते थे नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। उन्होंने कहा दुनिया की कोई भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, ईच सरफेस मस्ट हैव सर्टेन इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज मतलब थोड़ा खुरदरापन। सर्टेन इरेगुलरिटीज। क्लियर हो गई बात? साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, हर सरफेस में कुछ ना कुछ क्या खुरदरापन होता है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। ओके, व्हेन अ बॉडी get in contact with a surface, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के क्या आती है प्यारे बच्चों? कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है? There
irregularities get interlock, उनकी जो irregularities है वो क्या हो जाती है, फंस जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। क्लियर हो गया? जो हमारी सरफेस है वो भी खुरदुरी परफेक्टली स्मूथ नहीं है, उसमें इरेगुलरिटीज है। जो हमारी बॉडी, उसकी सरफेस भी इरेगुलरिटीज है, और जैसी बॉडी और सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी इरेगुलरिटीज क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। ठीक है, यही क्या है, फ्रिक्शन। यानी अब बॉडी कब चलेगी, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे। आपने फोर्स लगाया तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, ये फोर्स इतना होना चाहिए कि इन इरेगुलरिटीज के इंटरलॉक को क्या कर सके, तोड़ सके। क्या ये बात समझ आ गई? तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। Their irregularities get interlocked and due to which friction arise, क्या आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। तो इसलिए हमने 1 न्यूटन लगाया, इरेगुलरिटीज नहीं टूटी, बॉडी रेस्ट पे। हमने 2 न्यूटन लगाया, इरेगुलरिटीज नहीं टूटी, वो अभी भी फंसी हुई है बॉडी रेस्ट पे। 3 न्यूटन लगाया, इरेगुलरिटीज अभी भी फंसी हुई है एक दूसरे में, बॉडी नहीं चलेगा। 4 न्यूटन लगाया, इरेगुलरिटीज टूट गई, बॉडी चलना शुरू कर देगी। यानी ये बॉडी कब चलेगा, हम इतना फोर्स लगाएं कि सरफेस और बॉडी की जो इरेगुलरिटीज आपस में फंस गई हैं ये टूट जाए। क्लियर हो गया बात? द बॉडी मूव if a force applied such that the irregularities get break। कोई भी बॉडी तभी चल पाएगा कि हम इतना फोर्स लगा दें कि बॉडी और सरफेस के बीच की जो इरेगुलरिटीज है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ये था वो बात जो पुराने साइंटिस्ट सोचा करते थे। अब मॉडर्न व्यू क्या है, ये था प्यारे बच्चों हमारा ओल्ड व्यू। नाउ कम टू द मॉडर्न व्यू। अब इसको रब कर दें, मिटा दें, चलिए। मॉडर्न व्यू क्या था? मॉडर्न व्यू ये बोला गया कि जब बॉडी और सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उस वक्त बॉडी की सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं और जो सरफेस है उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, बन जाता है। मॉडर्न के व्यूज क्या है कि व्हेन अ बॉडी गेट इन कांटेक्ट विद अ सरफेस देन अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी एंड द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस get arise and that strong intermolecular force is responsible for the friction between the body and surface। तो देख लीजिए क्या बात बोली गई। मॉडर्न व्यू क्या है, when a body get in contact with the surface, a strong intermolecular force, इस वर्ड पे ध्यान देना, intermolecular force, a strong intermolecular force arise between the molecules of body and surface।
molecular force is responsible for the friction between body and surface। एग्जाम में, कंपटीशन में 1 मार्क्स में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यू में, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो उसी को टिक करना है। क्लियर हो गया? क्या ये बात समझ में आ गई? पहले ये माना जाता था कि शायद बॉडी और सरफेस के इरेगुलरिटीज रिस्पांसिबल है, लेकिन बाद में कहा गया नहीं, जो बॉडी के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल जैसे में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। एटम्स के बीच में जो फोर्स लगे इंटर एटॉमिक फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नोमेनक्लेचर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यही फोर्स रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? फ्रिक्शन के लिए। तो क्या है बच्चों? दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके।